कल रात बार बार मुझे वाइफ कह रहे थे तो ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं कही थी। मैं तुरंत चिढ़ गया और पलटकर उसके कॉलर बोन को काट लिया, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। महिला का शरीर सख्त हो गया और उसकी आंखें तुरंत गहरी हो गईं। उसका हाथ मेरी छाती पर, उसकी आवाज़ खतरनाक और खराश भरी थी। बेबी, क्या तुम मुझे बहका रही हो? मैंने जल्दी से उसका हाथ छुड़ा लिया और उसे घूर कर देखा। तुम तो हर जगह किसी भी बहाने से गर्म हो जाती हो। तुम्हें कौन बहका रहा है? लेकिन जैसे ही मैंने सिर पीछे किया, वो फिर झुकी और मेरे होठों को पकड़ लिया। इस बार उसका चुंबन लंबा और नरम था। याद रखना, अगर तुम फिर कभी मेरी पीठ पीछे ब्लाइंड डेट पर गई तो आया मांगने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। 10 मिनट बाद स्टोरेज रूम का दरवाजा आखिरकार खुला। गुई चिंग हान बाहर निकली। उस कपड़े सधे हुए थे, खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चला। मेरे गाल जल रहे थे और होंठ बहुत सूजे हुए थे। मैंने अपनी शर्ट कसकर पकड़ ली और मुड़कर सीधे बाथरूम जाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी लंबी टोंगों से मेरे सामने आ खड़ी हुई। कहाँ जा रहा है मेरी शक्ल ठीक करने? मैं उससे गुस्से में घूरा। ये सब उसकी ही वजह से था कि मेरा चेहरा लिपस्टिक के निशानों से भरा था। मेरी हैरानी की बात यह थी कि वह हंस दी। उसकी आवाज़ में शरारती मजाक था। सही है, जाकर संभाल ले खुद को। अपनी बहन को मत बताना कि हम अभी अभी वहां झगड़ रहे थे। झगड़ा मेरा पैर। मैंने अपने दांत भुनाए, अपना जूता उठाया और उसके पैर पर जोर से ठोकर मारी, फिर बिना पीछे मुड़े बाथरूम की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद हम दोनों साथ में प्राइवेट बूथ में वापस आए। जैसे ही मेरी बहन ने हमें देखा, उसने पूछा, तुम दोनों को इतना देर क्यों लग गई? मैं तुरंत घबराया, मेरे गाल और भी लाल हो गए। अगले ही पल मेरी बहन ने भौएं तानी। शियाई, तेरे चेहरे को क्या हुआ? मेरा दिमाग तेज से दौड़ने लगा। कोई बहाना सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियो चिंग हान ने बिना हिचकिचाए बोल दिया, सबर। शायद ये वही जूस था जो पहले दिया गया था। मिस शेन ने उसमें शराब मिला दी थी। ये सुनते ही मेरी बहन फट पड़ी। यकीन नहीं हो रहा था। वो क्या करने की कोशिश कर रही थी? मेरे भाई को नशे में करना। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मेरी बहन कैसे इतनी आसानी से उस पर भरोसा कर सकती थी? वो तो खुद को बेच रही थी और अपहर्ता की मदद कर रही थी पैसे गिनने में। लेकिन असली दिल को छू लेने वाला पल अभी आना बाकी था। कार में वापस जाते वक्त मेरी बहन अचानक गुइंग हान के करीब झुकी और उसकी खुली कॉलर को ध्यान से घूरने लगी। उसकी चेहरा गंभीर हो गया। बहन, साफ साफ बता, क्या कोई है जो तुम्हें पसंद है? गुइंग हान ने भौं उठाई। हूँ। मेरी बहन ने सीधे उसकी कॉलर बोन की ओर उंगली दिखाई। तुम्हारे वहां हिकी है और तुम मुझे बस हाँ दे रही हो। धमाका। मेरे पूरे शरीर के हर रोम में जैसे धमाका हो गया हो। मैं खत्म हो गई। मुझे याद आया था कि उसे मेरे ऊपर निशान नहीं छोड़ने में थे, लेकिन मैं भूल गई कि मैं भी उस पर निशान नहीं छोड़ सकती। मेरी शापित हाथ, मेरा शापित मुंह। तभी ज्यूचिंग हान ने हाथ उठाया और उसकी कॉलर बोन को छू लिया। उसकी आंखें आंखें हल्की सी टिमटिमा उठीं। उसकी परिधीय नज़रें मुझ पर बिना ध्यान दिए चली गईं। मुझे इतना घबराते देख मैं पूरी तरह कांप रहा था। उसने सच में एक धीमी हंसी निकाली। उसकी आवाज़ बड़ी आरामदायक थी। अरे वो तो अभी अभी टॉयलेट के बाहर मच्छरों ने काट लिया था। मच्छर? मेरी बहन ने शक भरी नज़रों से देखा। वो मूर्ख नहीं थी। कैसे उसे हिकी और मच्छर के काटने में फ़र्क नहीं पता चल सकता था? लेकिन जियो चिंग हान पूरी ईमानदारी से बोली, होठों को मोड़ते हुए, और क्या हो सकता है? क्या तुमने मेरे गले पर कुछ देखा जब हम खा रहे थे? मुझे तो तभी काटा गया जब मैं तुम्हारे भाई के साथ बाथरूम गई थी। मेरी बहन तुरंत ही चुप हो गई। सच था। यू चिंग हान इतने कम समय में किसी लड़के को नहीं ढूंढ सकती था जो उसे हिकी दे। क्या वाकई में सिर्फ मच्छर थे? मैंने देखा मेरी बहन मान गई और राहत की सांस ली। लेकिन फिर ज्यू चिंग हान के होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान चमक गई। उसने शरारती नजरों से मेरी बहन को देखा, अपनी उंगलियों से उस निशान को रगड़ते हुए। क्या बात है? उसकी आंखें चौड़ी हो गई। गुइंग हान, क्या तुम पागल तो नहीं हो? मेरी बहन ने आखिरकार सांस ली और उसके कंधे पर मुक्का मारा। ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें अपनी शान की परवाह नहीं है तो मेरे भाई की तो करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने मुझे अपनी छाती से चिपका लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बचा रही हो। उसने जूचिंग हान की कॉलर बोन पर लाल निशान की तरफ देखा और ताना मारा। मेरा भाई एक शांत और सरल विद्वान है। वो कभी ऐसा उन्मादी काम नहीं करेगा। इसके अलावा मेरी बहन ने आखिरकार सांस ली और उसके कंधे पर मुक्का मारा। ऐसा मजाक कैसे कर सकती? मेरी बहन ने गुई चिंग को ऊपर से नीचे तक तिरस्कार से घूरा। मेरे भाई की नज़रों में तुम एक सख्त बोझिल बूढ़ी आंटी हो। उसे तुमसे बस इज्जत है। मेरी बहन के पीछे छिपते हुए मैंने चुपचाप अपने मुट्ठियां खोल दी। मेरा दिल उलझे हुए जज्बातों से भरा था। बूढ़ी आंटी, बड़ी। मैंने थोड़ा सा सिर बाहर निकाला और जीव चिंगहन को देखा। वाकई में बूढ़ी आंटी का चेहरा साफ तौर पर सड़ा हुआ था। उसमें पलकें झपकाई और एक खतरनाक ठंडक निकल रही थी। बूढ़ी आंटी, बड़ी।
जीव चिंघन ने अपनी जीभ दबाई। पीछे के दांतों से आधे मुस्कुराहट के साथ वो शब्द दोहराते हुए उसकी गहरी काली आंखें ठंडी नजरों से मेरी बहन को निहारती हुई मुझ पर टिक गईं। उसने तेज हंसी निकाली जिसमें एक छुपा हुआ मतलब था। मैं सोचता रहा कि शियाई मुझसे कितना सम्मान करता है। वो लंबी हम की आवाज़ मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी ला गई। मैं सिर झटकते हुए नीचे देखने लगा, जैसे मरा हुआ हूं ताकि अपनी जान बचा सकूं। लेकिन मेरी बहन को उस बात का कोई अंदाजा नहीं हुआ। उसने गुई चिंग हान के कंधे पर दिल से हाथ रखा। चिंग हान, चिंता मत करो। भले ही तुम उम्र के साथ तुम्हारी पर्सनालिटी थोड़ी फीकी है, फिर भी मुझे यकीन है कि कोई न कोई लड़का तुम्हें हिक्की जरूर देगा। लेकिन हाँ, वो मेरा शियाओ ही कभी नहीं होगा। गुइंग हान की आंखों में एक अनकहा एहसास चमका। और ऐसा क्यों? मेरा शियाओ ये तो बहुत शालीन और शांत है। उसे जरूर कोई नरमी से भरपूर लड़की मिलेगी जो उसे खजाने की तरह संभालेगी। उसे कोई ऐसी मुश्किल और चालाक लड़की नहीं चाहिए जैसी तुम हो। जियो चिंग हान गुस्से में हंस पड़ी। चालाक और मुश्किल? उसने ठंडी नजरों से देखा मेरे ऊपर झाड़ू से झाड़ते हुए। मैं जल्दी से नजरें चुरा लिया। वो मुस्कुराई। तो शियाओ ई को कोमल लड़कियां पसंद है? नहीं, मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ये सब मेरी बहन की बकवास थी। औरत ने फिर से हंसी। उसके लंबे अंगुलियां बेफिक्री से लाल निशान पर चल रही थीं। लेकिन उसने धीरे से कहा, शिया का बहुत खराब स्वभाव है। वो हमेशा पंजे दिखाता रहता है और लोगों को मारता है। क्या कोई कोमल लड़की उसे संभाल पाएगी? बकवास है। मेरी बहन तुरंत खींच गई, पूरी तरह से रक्षात्मक। मेरा भाई तो बहुत कोमल है, एक बेबी मेमने की तरह। अगर वो तुमसे बुरा बर्ताव करता है तो पक्का इसलिए कि तुमने उसे पहले छेड़ा होगा। फिर वो मुझसे मुड़कर पूरी तरह से बदल गया, मुझ पर प्यार से नजर डालते हुए। शियाओ ई, तुम्हारी बहन गुब्बस चलती है। उसे खट्टा लग रहा है। तुम सबसे अच्छे हो, बस उसे नजरअंदाज कर दो। हाँ, वो सच में खट्टा है। अगर मेरी बहन एक और शब्द बोल देती तो डर लगता था कि मेरा दिल इस बूढ़ी ताई की खटास सह नहीं पाएगा। मेरी बहन ने नाखुशी से जिऊ चिंग हान की तरफ ताना मारा। देखो तुमने मेरे भाई को मजाक से डरा दिया। फिर वो सच में बोली, सजा के तौर पर तुम्हें आज रात उसे कुछ देना होगा ताकि तुमने जो डराया है उससे उसके नर्वस कम हो जाए। मैं सन्न रह गया। ये तो मेरे नर्व्स को शांत करने वाला नहीं था, बल्कि मुझे फांसी के घाट पर भेजने जैसा था। अचानक जिऊ चिंग हान के होठों के कोने धीरे धीरे उठने लगे। मुस्कान में एक दुष्टता झलक रही थी। ठीक है, उसने कहा, हर शब्द धीमे और सोच समझकर। आज रात पुरानी आंटी बनके मैं श्याओई को अच्छे से शांत जरूर करूंगी। मेरा सिर सून हो गया। मैंने आंखें खोली। मेरे मुंह से इनकार की बात निकल ही नहीं रही थी। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी बहन ने जीत का मुस्कुराता चेहरा बनाया और जू चिंगान की पीठ पर थप्पड़ मारा। अच्छा दोस्त, अपने भाई का ठीक से ख्याल रखना, सही से माफी भी मनवा देना। अगले ही पल मेरी बहन का चेहरा सख्त हो गया और उसने कड़क आवाज में कहा कि वो चालाक शेन असल में मेरे भाई को नशे में धकेलने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं उसके परिवार का पलटा नहीं मारती तो मेरा नाम लिन नहीं है। तब मुझे सब समझ में आया। आखिरकार सारी बातों के बाद मेरी बहन ने इतनी बड़ी चक्कर काटा सिर्फ इसलिए कि सब कुछ छोड़ सके। मैं गुइचिंग हान की तरफ देखा। मैंने अपनी बहन की बाजू पकड़कर सिर हिला दिया। नहीं, मैं उसके साथ अकेले ही रह सकती। लेकिन गुइंग हान ने एक ठंडी मुस्कान दी। उसकी धीमी सुस्त आवाज गूंज उठी। मान, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। मिस शेन का व्यवहार वाकई घिनौना था। मैं तुरंत तिलमिला गई। भले ही वो शेन वाली चिकनी चुपड़ी हो, शराब में कुछ मिलाना साफ तौर पे गुइंग हान का काम था। वो तो ऐसे बेखौफ आग में घी डाल रही थी। कितनी बेहिचक है। मेरी बहन ने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और बाहर निकल आई। साउथ सिटी प्रोजेक्ट। उसने मेरी बहन की जीत की गर्व से भरी हंसी सुनकर सोना पा लिया। मेरी हिम्मत थोड़ी टूटी शेन परिवार के लिए। लेकिन मेरी बहन गुई चिंग हान के सामने बस एक बेवकूफ़ है। बाहर वालों के सामने वो सच में एक डरावनी शार्क है। अच्छा है, फिर मैंने सूखी आवाज में जवाब दिया। फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मुझे काम पर जाना है। आज मैं तुम्हें काम पर नहीं ले जाऊंगा, ड्राइवर से कह देना। ओ, और शियाई चिंगान पुराना जमाना वाला और गंभीर है। अगर तुम देर हो गई, वो ज़रूर प्रोफेशनली संभाल लेगी। तुम्हारी सैलरी से जो भी कटौती करेगी मैं पूरा कर दूंगा। मैंने अपनी टूटती कमर को सहारा दिया। करीब करीब सांसें थम सी गई थीं। मेरी देर होने की गलती किसकी है? उस कुत्ते की। और उसे हिम्मत है कि वो इसे प्रोफेशनली संभाले। मैं गुस्से से फटा पड़ा था, लेकिन मन ही मन जवाब दे दिया। मुझे पता है दीदी। फ़ोन काटते ही मैंने राहत की सांस ली। जब तक मेरी बहन को शक नहीं हुआ तब तक तो आसमान नहीं गिरा था। लेकिन जैसे ही मैंने चादर हटाकर बिस्तर से उठना शुरू किया, मेरे पैर कमज़ोर पड़ गए और मैं लगभग फर्श पर घुटने टेकने वाला था। गुइंग हुन, मैंने अपने दांतों के बीच उसका नाम कड़वाहट से कहा। मैं खुद को बाथरूम में ले गया।
और ऊपर देखा तो आईने में खुद को देखा। मेरी गर्दन और कॉलर बोन पर गहरे लाल निशान थे, खासकर कॉलर बोन पर वो कांटे का निशान। वो बहुत गहरा था। मैं ऐसे कैसे बाहर जा सकती थी? वो औरत सच में कुतिया है। मैं बड़बड़ाते हुए एक टर्टल नेक निकाला जो मुश्किल से मेरी गर्दन को ढकता था। खुद को ठीक करने के बाद मैं सीधे टैक्सी पकड़ी और कंपनी चली गई। जैसे ही मैं अंदर घुसी, मैं माहौल बिल्कुल तनाव वाला लग रहा था। तीसरे दिन देर से मैं सिर नीचे किए बैठी थी। बस मन कर रहा था कि काश मैं गोला बनकर सिकुड़ जाऊं। जैसे ही मैं सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंची और अभी लिफ्ट से बाहर भी नहीं निकली थी, गुआंग हान की असिस्टेंट मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। सचिव लिन, बॉस गुआ आपको अपने दफ्तर में बुला रही हैं। मैं ठिठक गई। क्या उस कुत्ते ने मेरे ऊपर ट्रैकर लगा दिया है? अभी अभी आई हूं और पकड़ी जा रही हूं। उसका नाम सुनते ही दिल धक से धक करने लगा और पैर कमजोर हो गए। मैं अपना चेहरा ढक लिया, चेहरे पर एक अजीब सा भाव लिए, जैसे मैं फांसी के फंदे की तरफ जा रहा हूँ। असिस्टेंट ने तो मुझे मनाने की भी कोशिश की। सचिव लिन, 1 घंटे लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बॉस को थोड़ी डांट देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो औरत अपने अधीनस्थों को किस तरह की ट्रेनिंग देती है कि थोड़ी डांट को इतनी मामूली बात समझती है। मैंने अपने गाल फुलाए और मुट्ठी उठाई। अगर उसने मेरी डांट की हिम्मत की तो मैं उसे नज़रअंदाज करके मार डालूंगा। मैं दांत पीसते हुए ऑफिस में बसा। गुई चिन्हान अपनी मेज के पीछे बैठी समीक्षा कर रही थी, दस्तावेज लेकर, काले कपड़े पहने हुए। वो दिखने में एक तरफ से आकर्षक और दूसरी तरफ से ठंडी लग रही थी। बिना ऊपर देखे उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि जैसे सब कुछ जम जाए। तुम 50 मिनट लेट हो। मेरी तो सांस ही अटक गई। किसकी गलती थी? सच में किसकी गलती थी? मैं तो वहीं फटने वाला था, लेकिन देखा सहायक अभी भी दरवाजे पर छुपकर सुन रहा था। मैंने गहरी सांस ली और ज़बरदस्ती कहा, प्रेसिडेंट गू, ट्रैफिक जाम था। मेरी हैरानी के लिए उसने बिजनेस वाली शक्ल बनाकर ऊपर देखा। कारण अस्वीकार। मैंने साफ एक झलक देखा। उसकी आंखों में शरारती मजाक की चमक थी। ये औरत मुझसे खेल रही थी। उसने धीरे धीरे बोला, सजा के तौर पर आज तुम कॉफ़ी बनाओगे। मैंने ज़बरदस्ती नकली मुस्कान बनाई। बिल्कुल, प्रेसिडेंट गू। इसके साथ ही मैंने अपना बैग मेज पर पटक दिया और ब्रेक रूम की तरफ मुड़ गया। कॉफ़ी बनानी है, मैं इसमें माहिर हूँ। मैंने अपने दांत पीसे और कॉफ़ी में 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दी। मैं इसे इतना मीठा बनाऊंगा कि उसे उल्टी आ जाए। असिस्टेंट मेरे पीछे पीछे आई और घबराकर चेतावनी दी, सेक्रेटरी लिन, प्रेसिडेंट गू केवल ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं। कॉफ़ी? ओह। बिना अपनी शक्ल बदले मैं मुड़ा और उसे बड़ी मुस्कान दी। फिर उसकी घबराई हुई नज़रों के सामने मैं बिना कुछ महसूस किए एक और चम्मच शक्कर डाल दिया। मैं कॉफ़ी लेकर ऑफिस वापस गया और खास तौर पर दरवाज़ा बंद किया। गुइंग हान ने ऊपर देखा तक नहीं। मैंने उसकी हाथ के पास कॉफ़ी जोर से रख दी और नकली मुस्कान निकालते हुए कहा, प्रेसिडेंट गू, आपकी कॉफ़ी। उसने एक घूंट लिया और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उसने कोई बात नहीं की। इसके बजाय उसने कॉफ़ी नीचे रख दी और अपने बगल की ओर इशारा किया, इधर आओ। क्या? मैं वो तुरंत सतर्क हो गया। उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बड़ा खतरनाक भेड़िया हो। मेरी हैरानी के लिए उसने अपने ड्रेस की कॉलर की तरफ इशारा किया और धीरे धीरे कहा, बटन टूट गया। मैंने ध्यान से देखा और सच में उसके ड्रेस का दूसरा बटन धागे से लटका हुआ था। मैं पलक झपकाया, जाकर मेंटेनेंस स्टाफ को बोलो इसे सिलवा दो। उसने ये बात ऐसे मान लिया जैसे ये उसकी फितरत हो और करीब आकर बोली, तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो, क्या मैं किसी और आदमी को ये काम करने दूं? उसने धमकी भरे अंदाज में अपनी भौं भी हिला दी। या फिर सेक्रेटरी लिन चाहती हो कि मैं क्लाइंट से मिलूं जबकि मैं बिखरी थी? ये चालाक लड़की। मैं कहने ही वाला था कि मुझे पता ही नहीं था, लेकिन उसने सच में मेरी बहन का जिक्र कर दिया। बोली, मेरी बहन ने उसे बताया था कि मैं कभी सिलाई का शौकीन था और मेरी बहन के नए कपड़े तक काट डाले थे। मेरी बहन उसे सब कुछ क्यों बताती है? मैं गुस्से से सुलग उठा। मेरे पास सिलाई का किट तक नहीं है। उसने धीरे धीरे एक दराज की तरफ इशारा किया, बाएं से तीसरा। मैं तुरंत समझ गया, ये महिला जानबूझकर कर रही है। वो बटन लगभग पक्का उसके ही हाथ से टूटा था। सेक्रेटरी लीन, वक्त कमता जा रहा है। उसने फिर से मुझे दबाव डाला। ठीक है, वो बॉस है। मैं बस दांत पीसते हुए उसके पास गया, झुककर उसके करीब पहुंचा। तुरंत ही उसके शरीर से आती वो पहचानी हुई ठंडी लकड़ी जैसी खुशबू उसकी जलती हुई गर्मी के साथ मेरी नाक में घुस गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसने अचानक अपनी पलकें नीचे झुका ली। उसकी भारी आवाज़ जैसे मेरे कान के पास फुसफुसाई, कल रात अच्छी नींद आई। मेरा हाथ कांपने लगा और सुई का नोक लगभग उसके शरीर को छू ही रहा था। वो बदमाश हिम्मत करके पूछ बैठी। चुप रहो, मैंने धीरे कहा। फिर मैंने सुई उठा ली। बोलते रहो तो मैं तुम्हारा मुंह भी सी दूंगी। लेकिन डरने के बजाय वो और भी करीब आ गई, लगभग मेरा कान छू रही थी। उसकी आवाज़ खुरदरी और सेक्सी। बेबी, हम सिर्फ 2 घंटे पहले मिले थे और मैं तुम्हें ऑलरेडी मिस कर रही हूँ। हाथ में धागा तुरंत उलझ गया। ये जानलेवा चीज़ी पिकअप लाइंस। मैंने अभी धागा काटा था और उठना चाहा।
अगली ही पल मेरी कमर अचानक कस गई और मैं खुद को उसकी गोद में उठा पाया। गिंगन। मैं गुस्से में उसे घूरने लगा। उसने एक उसकी उंगली उसके होठों पर रखी। शश। कोई आ रहा है। ये तेरी बहन की आवाज़ है। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मेरी बहन। मैं तुरंत जम गया डर के मारे। सच में मैं उसकी गोद में बैठा था। अगर मेरी बहन दरवाज़ा खोल दे तो मेरी तो हालत खराब। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, घबराओ मत, बस एक बटन सिल रहे हैं। यार, ये तो आम बात है। कौन अपने बॉस की गोद में बैठकर बटन सिलता है। मैं हाथ पैर मारकर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी शर्ट का किनारा, हाथ एकदम आराम वाल जगह में फंस गया। जब सबसे ज़रूरी पल आया तो मैंने झुककर खुद को पूरी तरह ऑफिस की मेज़ के नीचे दबा लिया। लेकिन जगह इतनी तंग थी कि मैं बस उसकी टांगों के बीच सिकुड़ कर बैठा था। मेरा चेहरा उसके दाहिने तरफ था। यार, ये पोजीशन तो बड़ी शर्मनाक थी। मैं तो सांस भी लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी मेरी बहन बड़े कदमों से आई, हाथ में 2 गिफ्ट बॉक्स लिए। वो सोफे पर ऐसे बैठी जैसे वो जगह उसकी अपनी हो। गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रखे और बोली, चिंग हान, ये माफ़ी के तोहफे हैं। शेन परिवार तुम्हारी सेहत का ख्याल रखने में मदद करेगा। जियो चिंग हान पूरी तरह से शांत थी, लेकिन मेज़ के नीचे उसका हाथ धीरे से मेरे सिर के ऊपर रखा था। उसकी अंगूठी असावधानी से रगड़ रही थी, जैसे कोई घबराया हुआ बिल्ली का बच्चा शांत कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, लेकिन ये चीज़ें शियाई के लिए रखो। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। बोलते हुए उसकी नाजुक उंगलियां सच में मेरे बालों में सरक गईं। मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैं लगभग चिल्लाता। गुस्से में मैंने मुंह खोला और काट लिया उसके जांग के अंदरूनी हिस्से पर जोर से। कुतिया। ऐसे ही भटकती हाथों के लिए गुइचिंग हान का हाथ, जो फाउंटेन पेन पकड़ रहा था, अचानक जर्क हुआ, जिससे दस्तावेज पर एक मोटी स्याही की लकीर पड़ गई। दांत। उसने तेज सांस ली। ये छोटी जंगली भेड़िए की काट वाकई में बहुत तेज थी। क्या हुआ। मेरी बहन तुरंत ऊपर की ओर देखी। गुइचिंग हान ने पलक भी नहीं झपकाई। कुछ नहीं, बस मेज के नीचे बिल्ली ने खरोंच लिया। बिल्ली। मेरी बहन हैरान रह गई। तुम ऑफिस में बिल्ली पाल रही हो। उसने देखा चारों ओर बाएं दाएं। मुझे कैसे पता नहीं चला। ये तो एक छोटा जंगली भेड़िया है, जियो चिंग हान ने नीचे देखते हुए कहा। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे लोगों के सामने आने से नफरत है। वो शर्मीला और बहुत ही खतरनाक है। जब मन करता है काट लेता है। मेरी हैरानी की बात यह थी कि मेरी बहन तुरंत दिलचस्पी लेने लगी। वह खड़ी हुई और चलती हुई मेरे पास आई। जल्दी उसे बाहर निकालो, मुझे देखना है। कदमों की आहट धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। मेरा दिल थम सा गया। मैंने उसकी जांग को मजबूती से पकड़ लिया। नाखून लगभग अंदर धंस गए। उसके कपड़े से उसकी त्वचा के ऊपर से गुजर रहा था। ये एक चेतावनी थी। अगर तुम हिम्मत करके उसे मुझे ढूंढने दोगे तो हम दोनों साथ में गिर जाएंगे। आखिरी पल में जियो चिंग हान ने गंभीर चेहरा बनाकर मना कर दिया। माफ करना, ये छोटा भेड़िया अजनबियों पर भरोसा नहीं करता। जब भी कोई नया दिखता है तो घबराता है। बात करते हुए उसने अपना बायां हाथ मेरी नटखट छोटी पंजे को पकड़ लिया। उस औरत का अंगूठा मेरी हथेली के ऊपर रगड़ रहा था, कभी मुझे शांत करने के लिए, कभी किसी शरारती खिलौने की तरह। उसकी उंगलियां मेरी कलाई तक चढ़ रही थीं। वह सिर्फ मुझे पहचानता है और सिर्फ मैं ही उसे छू सकती हूँ। सिर्फ मैं ही उसे थाम सकती हूँ। उसके ऊपर अगर कोई और भी झांकता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। मेरी बहन बीच में ही रुक गई और तंज कसा। ठीक है, ठीक है, देखो कितना कंजूस है तुम। फिर वो सोफे पर वापस बैठ गई। फिर उसने बात बदल दी। अब तुम्हारी उम्र 26 हो गई है। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए किन परिवार के सबसे बड़े बेटे चिनवान का एक ब्लाइंड डेट सेट कर रहे हैं। चिनचुआन, एक ब्लाइंड डेट। मेरा शरीर सख्त हो गया। भले ही मुझे पता था जियो जिंग हान को कोई दिलचस्पी नहीं होगी, फिर भी मैं खुद को जलन से रोक नहीं पाया। मैं अपने तेज दांतों से ग्राइंड करने लगा। मैंने अभी जो जगह काटी थी उसके खिलाफ, न ज़्यादा हल्का न ज़्यादा भारी। तुरंत ही जीव चिंगन की उंगलियां कस गईं। ये खतरनाक छोटी जंगली भेड़िया। मेरी बहन अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। सच में तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने सुना है चिनवान बहुत सभ्य है और सामाजिक रूप से बिल्कुल ठीक रहेगा। मेरी किसी में रुचि नहीं है। जू चिंग हान ने ठंडे अंदाज में बीच में टोकते हुए कहा। अगर तुम्हें लगता है वो इतना बढ़िया है तो मैं अपने पापा से कह सकती हूँ कि वो तुम्हारे लिए बात तय कर दें। मेरी बहन कूद पड़ी। हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। गुइनान ने नीचे देखा। उसकी मेरी तरफ सीधे देख रही थी उसकी आंखें। अगले ही पल उसकी धीमी और भारी आवाज़ ने शांति से कहा, मुझे पहले से ही कोई पसंद है। ये कुछ शब्द मेरी बहन को चौंका कर रख दिए। साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई। मेरी बहन दौड़ी और मेज के पास आई। उसकी गॉसिप वाली आत्मा पूरी तरह जाग उठी। कौन है वो? क्या मैं उसे जानती हूँ? गुंग हान ने थोड़ा ऊपर देखा और मेरी बहन की जिज्ञासु नजरों से मिली। तुम उन्हें जानती हो? मेरी उंगलियां उसकी जांघ पर जोर से दब गईं। मेरी सांस थम गई। मैं बहुत नर्वस था। हथेलियां पसीने से भीग गई थी। क्या? वो क्या कर रही है?
क्या कर रही है? क्या वो सच में मेरी बहन को बताना चाहती है? मेरी बहन वहाँ खड़ी थी, ठोड़ी रगड़ते हुए एक एक नाम का अंदाज़ा लगा रही थी। लेकिन जीव चिंहान ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। उसने बस मेज़ के नीचे से मेरा गाल मजबूती से प्यार से दबाया। फिर उसने मेरी बहन की तरफ देखा और टाइम देखा। बाद में पता चल जाएगा। मेरा थोड़ा ही टाइम में मीटिंग है, बहुत रहस्यमय। मेरी बहन ने आगे पूछना छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने आवाज़ धीमी करके याद दिलाया, जब मेरा भाई बाद में आया तो उसे डांटना मत। उसे समझा दिया, ठीक है। तो वो आज ही आई थी क्योंकि उसे डर था कि बॉस मुझे देर होने पर डांटेंगे। ऑफिस का दरवाज़ा बंद हुआ और मेरी बहन की कदम की आवाज़ दूर हुई, तभी मैंने जाकर सांस छोड़ी। मैं कमज़ोर होकर गुइंगन की टांग से टिका। डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। पूरा शरीर सुन्न सा था। अभी तक बाहर नहीं आ रहे? ऊपर से उस औरत की गहरी आवाज़ आई। मैं अपना ठुड्डी उसके घुटने पर टिकाए थक चुका था। मैं सुन्न हूँ, हिल नहीं पा रहा। अगले ही पल कुर्सी हिली। गुइचिंग हान झुकी और अपने हाथ मेरे बगल के नीचे फिसला दिए, और उसने मुझे डेस्क के नीचे से ही उठा लिया। गुइंग हान, तुमने जानबूझकर किया था ये? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खराश थी। अगर मैं ये नहीं कहता तो क्या मुझे उसे चायवाना बेच लेना चाहिए था? उसकी होंठ मेरी हथेली के पीछे से हल्के से छू गए। उसकी आवाज़ जादू की तरह मेरे दिल में समा गई। फिर वो अचानक आगे झुकी, एक हाथ से मेरी कमर को पकड़कर मुझे अपने गले लग लिया। उसकी गर्म सांस मेरी कान की हिल्ली को छू गई। या फिर मेरा बेबी उस ब्लाइंड डेट के लिए खुद को अपराधी महसूस कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि मैं। तुम भी किसके साथ डेट पर गई थी? मैं बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गई। मैंने जिद से जवाब दिया, तुम किसके साथ डेट पर जाती हो ये मेरा मामला नहीं है। ये कहते हुए मैंने अपना सिर घुमा लिया ताकि मैं ना देख सकूं, लेकिन मेरी हैरानी के लिए वो औरत हंस पड़ी और मेरी ठोड़ी को चुटकी में दबा लिया, जिससे मैं मुड़कर देखना पड़ा। उसने एक भौं उठाई। ये तुम्हारा मामला नहीं है ना? और फिर वो कौन थी जो मेरे डेस्क के नीचे बैठी थी? और जैसे ही उसने चिन चुआन का नाम सुना, मेरे जान को काटने लगी। उसकी आवाज़ में मजाक था जब उसने मेरा हाथ पकड़कर उस जगह की ओर ले गई जहां मैंने अभी अभी काटा था। वो जगह तो साफ दांत के निशान थे। जैसे ही मेरा हाथ छुआ, मेरा चेहरा जल उठा। वजह यह थी कि तुम्हारी त्वचा बहुत सख्त है। तुम पुराने अदरक की तरह हो, बूढ़े और तीखे। औरत की आंखें तुरंत काली पड़ गईं। वो अचानक अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी नाक मेरी नाक से लगा बैठी। हमारी गर्म सांसें मिलते ही उसकी आवाज़ खतरनाक अंदाज में गहरी हो गई। पुराने अदरक। लेकिन कल रात एक छोटा सा भेड़िया बच्चा तो कुछ और ही कह रहा था। गुस्से में मैं उसका चेहरा चिमटाने लगा, लेकिन अगले ही पल मेरी कलाइयां पकड़ ली गईं। उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। फिर एक जोरदार और गहरा किस उसने मुझ पर जबरदस्ती किया। उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं लगभग सांस ही नहीं ले पा रहा था। उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर बह रही थी। उसकी आवाज़ बेहद भरी भरी और कर्कश थी। अगर तुम्हें लगता है मैं बहुत सख्त हूं तो फिर से कोशिश करो। देखूं क्या तुम फिर भी मेरी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। मैं प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी उंगली मेरे सूजे हुए होठों पर चली गई। उसकी नजरें अचानक ठंडी हो गईं। बेबी, मैं तुम्हारी औरत हूं। अगर मैं फिर से तुम्हें यह कहते सुनी, मेरा कोई मामला नहीं है, तो मैं तुम्हें यहीं इस डेस्क पर पकड़ लूंगी और मैं ताला नहीं लगाऊंगी। लेकिन जैसे ही कॉल खत्म हुई, उसके चेहरे से प्यार भरी मुस्कान गायब हो गई। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और सिगरेट जलाई। धुएं के बीच उसकी गहरी आंखें तनी, जैसे किसी को मार डालने की ठानी हो। चिन परिवार, उसने तंज कसा। अगर उन्होंने अपने हाथ इतने आगे बढ़ाने हैं तो उनकी हथेलियों को खाल उतारने का दोष उन्हें देना चाहिए। मैं दोपहर के 2 बज रहे थे जब मैं उठा। अभी मैं खुद को सहारा दे रहा था कि महिला ने फिर से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और स्वादिष्ट खाना खिलाया। उसे जाना था। मुलाकात हुई और उसने मुझसे डेस्क पर रखी स्प्रेडशीट्स को व्यवस्थित करने को कहा। मैं पूरी तरह संतुष्ट और खुशमिजाज था। मैंने उसे आंख मारी। ठीक है, तुम जा सकते हो। वो हंस दी। मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा चुंबन दिया, जैसा आप कहें, मेरी राजकुमारी। लेकिन जब मैं लाउंज से बाहर निकला अपनी काबिलियत दिखाने के लिए तैयार, तो डेस्क पर पड़े स्प्रेडशीट्स के पहाड़ को देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। क्या ये कागजों का ये पहाड़ मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? इतना काम देखकर तो मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। फिर भी मैंने अपनी तकदीर मान ली और काम शुरू कर दिया। मीटिंग में उसने मुझसे कहा कि डेस्क पर रखे स्प्रेडशीट्स को सजा दो। पूरा और खुश, मेरा मूड जबरदस्त था। मैंने उसे झपकी मारी। ठीक है, तुम जा सकती हो, वो हंसते हुए बोली। मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा किस कर दिया, जैसा आप कहें, मेरी राजकुमारी। लेकिन जब मैं लाउंज से बाहर निकला अपनी स्किल्स दिखाने के लिए तैयार, तो डेस्क पर पड़े स्प्रेडशीट्स के पहाड़ को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। क्या ये कागजों का पहाड़ मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? इतनी सारी नौकरी मुझे अंधा कर देगी। फिर भी मैंने अपनी किस्मत मान ली और काम शुरू किया। काम। आखिरकार मैं यहाँ सीखने आया हूँ, आलस करने ही। लेकिन जब मैं काम में डूबा था तभी लिफ्ट ने डिंग किया। फिर तेज़ और जल्दी जल्दी कदमों की आवाज़ आई। बहुत कम लोग ही इस फ्लोर पर आते थे। मैंने सहज ही ऊपर देखा।
एक आदमी दिखा जो एक महंगे दर्जी वाले सूट में था, सिर ऊंचा किए चल रहा था। उसके बाल एकदम सेट थे और उसके हाथ में लिमिटेड एडिशन घड़ी थी। उसके पीछे दो रिसेप्शनिस्ट झुकते हुए उसके कदमों का रास्ता बना रहे थे। उसकी घमंड की हवा काफ़ी ज़्यादा थी। रिसेप्शनिस्ट ऐसा लग रहा था जैसे वह रो मिस्टर चिन, प्रेसिडेंट गू मीटिंग में है, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन वो आदमी अचानक रुक गया और अपनी सनग्लासेस उतार ली। उसकी नज़रें पूरे कमरे में तिरस्कार से घूमी। उसने ताना मारा, मेरी बहन चिंगहान से मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। बहन चिंगान, मेरी भौं उठ गई। मैं तुरंत समझ गया, यह आदमी चिन चुआन था जिसे ब्लाइंड डेट पर जाना था। और सचमुच चिन चुआन सीधे सीईओ के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। लेकिन जब वो मेरे पास से गुजर रहा था तो रुक गया। उसने मुड़कर मुझे गौर से देखा, सिर से पैर तक देखा। आखिरकार उसकी नज़रें मेरी तरफ टिक गईं और उसकी आंखों में थोड़ी जलन झलक उठी। उसने ठोड़ी उठाकर गर्मागर्म लहजे में कहा, सुना है सिस्टर चिंग हान ने अपनी तरफ एक नई सचिव रख ली है। वो तुम ही हो ना? मैं तुरंत खड़ी हो गई, रिपोर्ट्स नीचे रखी और अपनी प्रोफेशनल नकली मुस्कान लगा ली। नमस्ते, मैं प्रेसिडेंट गू की सचिव लेनी हूँ। सर का नाम लेना है? चिनवान ने भौहें चढ़ाई और फिर तिरस्कार से होंठ सिकोड़ लिए। अगले ही पल उसने अपनी बैग जोर से मेरी तरफ फेंक दी। तुम सचिव हो, नियम नहीं जानते क्या? तुम्हें पता नहीं एक खास मेहमान अभी अभी आया है? उसने सख्त आवाज में आदेश दिया, जाओ मेरे लिए ताज़ा पिसा हुआ कॉफ़ी ले आओ, बिना चीनी के, बिना दूध के, बिल्कुल 85 डिग्री पर। अगर तुम ये ठीक से नहीं कर सकती तो अपनी चीज़ें बांधो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसने मेरी सामने बैग पटक दी। उसने कॉफ़ी का आदेश दोहराया, खासतौर पर बिना चीनी, बिना दूध और सही तापमान पर। मेरा मुस्कुराना गायब हो गया। कब से कभी किसी ने तुम्हें ऐसे हुक्म चलाया है? चैनवान सोचता कौन था खुद को? तो मैंने शांति से कहा, माफ़ कीजिए मिस्टर चिन, सचिवालय विभाग निजी सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर कॉफ़ी चाहिए तो मैं डिलीवरी बुलवा देता हूँ। चिनवान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटी सी सचिव उसे टोक सकेगी। वो मुझे ठंडी नज़रों से घूरने लगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने एक नकली मुस्कान दी। चाहे आप कोई भी हो, आपको राष्ट्रपति गू के ऑफिस में घुसने का कोई हक नहीं है। वो सिर्फ मुझे ही हुक्म देता है। लेकिन उसने घमंड से ठुड्डी उठाई और अपनी हैसियत बताई। मैं चिन ग्रुप का युवा मालिक चिनवान हूँ। मैं तुम्हारे अध्यक्ष गू